आइए बच्चों, आज हम बैलेंस शीट बनाना सीखते हैं। सबसे ऊपर हम नेम ऑफ द कंपनी लिखेंगे और उसके बाद बैलेंस शीट एज एट जिस पर्टिकुलर ईयर के एंड में आप बैलेंस शीट बना रहे होंगे हम वो ईयर मेंशन करेंगे। बैलेंस शीट के केस में देखिए हमारे पास दो साइड्स है जिसका हम टोटल टैली करेंगे। फर्स्ट साइड हमारे पास है, फर्स्ट जो मेन कैटेगरी है इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड सेकंड मेन कैटेगरी इज एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंडर वी हैव 4 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज शेयर होल्डर्स फंड्स, सेकंड पॉइंट इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड पॉइंट इज नॉन करंट लायबिलिटीज एंड फोर्थ पॉइंट इज करंट लायबिलिटीज। हम इन चारों पॉइंट्स का टोटल करेंगे और उसके बाद एसेट्स के अंदर हमारे पास मेन दो पॉइंट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, और हम इसका भी टोटल करेंगे और ये दोनों टोटल हमारे टैली करेंगे। एक एक करके पॉइंट्स पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सी कैटेगरी है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अंडर दिस हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज वी हैव 4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है? शेयर होल्डर्स फंड्स। Second point, share application money pending allotment. Third point is non-current liabilities and fourth point is current liabilities. शेयर होल्डर्स फंड्स में हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। कौन से 3 पॉइंट्स हैं? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। सबसे पहले हम शेयर कैपिटल का पॉइंट डिस्कस करते हैं। जब आप शेयर कैपिटल का पॉइंट डिस्कस करते हैं तो कंपनी के पास दो तरह की बेटा जी शेयर कैपिटल हो सकती है। कौन सी शेयर कैपिटल कंपनी के पास हो सकती है? कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स तो होंगे और कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। इसके बाद जब आप शेयर कैपिटल का नोट बनाएंगे और नोट नंबर लिखेंगे, सपोज नोट नंबर 1 है, तो जब आप नोट में कौन सी डिटेल्स देंगे? आपको नोट में ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल की डिटेल्स देनी है, आपको इशूड शेयर कैपिटल की डिटेल्स देनी है, आपको सब्सक्राइब्ड कैपिटल की डिटेल्स देनी है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप आपको इसकी डिटेल्स देनी है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप आपको ये डिटेल्स भी देनी है। तो शेयर कैपिटल का नोट हम कैसे बनाएंगे उसके लिए एक अलग से वीडियो है। सेकेंड पॉइंट हम करने लगे हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के केस में कंपनी ने जितने भी रिजर्व्स क्रिएट किए हैं, सपोज कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कोई जनरल रिजर्व है, वो सारे रिजर्व्स की डिटेल हम कहाँ लिखेंगे? अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। ध्यान दीजिए, रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग के अंदर अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस एक सब हेड बनाया जाएगा सरप्लस का। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो इस पर्टिकुलर हेड के अंदर शो किया जाएगा। डिफरेंट रिजर्व्स में आपने जो भी अमाउंट ट्रांसफर करना है वो इसी पर्टिकुलर हेड में से पहले डिडक्ट होंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम रिजर्व एंड सरप्लस के दूसरे पॉइंट्स के साथ ऐड करके शो करेंगे। थर्ड पॉइंट है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। प्रैक्टिकल सम्स में बेटा ये पॉइंट आपको बहुत कम मिलेगा। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर वारंट्स क्या है? बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है। किस चीज का डॉक्यूमेंट है? दिस डॉक्यूमेंट गिव्स द होल्डर द राइट टू purchase the shares of a company at a specific price at a specific date। तो फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर डेट पे किसी पर्टिकुलर प्राइस पर शेयर्स खरीदने का एक हक है, तो वो शेयर वारंट है। तो अगर कंपनी ने शेयर वारंट्स इशू किए हुए हैं और पैसा रिसीव किया है तो वो पैसा कहाँ शो किया जाएगा? सी पॉइंट में, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, बिकॉज शेयर वारंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द शेयर कैपिटल। ये पैसा शेयर कैपिटल की हेडिंग में शो नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके लिए डिफरेंट पॉइंट है हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। यस बेटा, ये पॉइंट भी प्रैक्टिकल सम्स में आपको मुश्किल है मिलना। सो ये पॉइंट क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट।
हमें पता है जब कंपनी शेयर्स अलॉट करती है तब बेसिकली शेयर्स एग्जिस्टेंस में आते हैं। तो जब तक कंपनी ने शेयर अलॉटमेंट नहीं की है तब तक हम जो एप्लीकेशन मनी कंपनी ने रिसीव की हुई है उसको हम शेयर कैपिटल की हेडिंग में शो नहीं कर सकते, क्योंकि शेयर कैपिटल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अलॉटमेंट नहीं हुई। तो हम शेयर एप्लीकेशन मनी अगर कंपनी ने रिसीव की है लेकिन अभी तक अलॉटमेंट नहीं की, उसको हम कहाँ शो करेंगे? सेकेंड पॉइंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। Now the third point is non-current liabilities और fourth point हमारे पास क्या है? करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या है? एक लाइबिलिटी करंट कब होती है? व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। कंपनी के नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में अगर हमने उस लाइबिलिटी की पेमेंट कर देनी है तो वो करंट नेचर है। अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हमने उसकी पेमेंट नहीं करनी है, वो लॉन्ग टर्म नेचर की है, तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी बनेगी। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड देन इट इज एज्यूम्ड टू हैव अ ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ्स। 12 महीनों का हम नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल मानते हैं। तो पहले हम पॉइंट्स करेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज जो लॉन्ग टर्म नेचर की है। फर्स्ट पॉइंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कंपनी ने कोई उधार लिया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे डिबेंचर्स हो सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी ने कोई बैंक लोन लिया हुआ है। तो यस, ये पॉइंट्स कहाँ शो किए जाएंगे? अंडर दिस हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सेकंड पॉइंट है हमारे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। ध्यान दीजिएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज का जो नेट बैलेंस है उसका नेचर डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज का जो नेट बैलेंस है वो डेबिट नेचर का है तो हम उसको नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग में शो करेंगे। लेकिन अगर उसका नेट बैलेंस क्रेडिट है तो हम उसको नॉन करंट लायबिलिटीज में शो करेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारे पास अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। डिबेंचर्स, बैंक लोन के अलावा किसी और तरह की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है वो थर्ड पॉइंट में शो की जाएगी। एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस अगर आपने कंपनी ने क्रिएट की है वो हम डी पॉइंट में शो करेंगे। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज करंट लायबिलिटीज। थोड़े टाइम के लिए, थोड़ी ड्यूरेशन के लिए कंपनी ने कोई उधार लिया हुआ है, वो हम कहाँ उसको शो करेंगे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। बैंक से उधार लिया है, थोड़ी ड्यूरेशन के लिए उधार लिया है, तो हम कहाँ शो करेंगे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। सेकेंड पॉइंट, बी पॉइंट हमारे पास है ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स क्या है? पहले हम टर्म यूज करते थे क्रेडिटर्स, अब टर्म यूज होती है ट्रेड पेएबल्स। सो ट्रेड पेएबल्स बेसिकली क्या है? इट इज द अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड और if the company has received some services in the normal course of business। तो कोई गुड्स परचेज किए हैं, कोई सर्विसेज कंपनी ने ली है और अभी तक उसकी पेमेंट नहीं हुई है, क्रेडिट पर है, तो हम उसको अमाउंट को कहाँ शो करेंगे? ट्रेड पेएबल्स में। सी पॉइंट अदर करंट लायबिलिटीज, जो ए और बी में नहीं आई उसको हम सी पॉइंट में शो करेंगे। एंड डी पॉइंट इज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस को हम शो करेंगे बेटा जी अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटीज, एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को अंडर द हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटीज। सो आई होप हमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज के साइड के 4 पॉइंट्स, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज के पॉइंट्स क्लियर हैं। अब हम डिस्कस करना शुरू करते हैं एसेट्स। एसेट साइड हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, 2 मेन हेडिंग्स हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ओके, नॉन करंट एसेट्स में ए पॉइंट फिक्स्ड एसेट्स, बी पॉइंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, सी पॉइंट डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डी पॉइंट लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ई पॉइंट अदर नॉन करंट एसेट्स। वन बाय वन डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में पहला पॉइंट टेंजिबल एसेट, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। सेकेंड पॉइंट इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, पेटेंट्स एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट, यस बेटा, थर्ड और फोर्थ पॉइंट आपको अगेन बहुत कम सम्स में या फिर मिलना मुश्किल है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? सपोज कंपनी कोई टेंजिबल एसेट्स की कंस्ट्रक्शन कर रही है, सपोज इट इफ द कंपनी इज कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग,
बिल्डिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, कंप्लीट हो जाएगी तो टेंजिबल एसेट्स की हेडिंग में शो हो जाएगी, लेकिन अभी इन प्रोसेस है। तो हम उस अमाउंट को, जितना भी अमाउंट उस बिल्डिंग को बनाने में अभी तक खर्च हुआ है, कहाँ शो करेंगे? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम बिल्डिंग का सारा अमाउंट, जो भी पैसा उसमें इन्वेस्टेड है, कहाँ शो कर देंगे? अंडर द हेडिंग टेंजिबल एसेट्स। सेम पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। अंडर डेवलपमेंट, सपोज अगर कंपनी कोई नया फॉर्मूला जनरेट करने की, क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, या कोई पेटेंट डेवलप करने के प्रोसेस में है, एंड कंपनी इज वेरी मच श्योर कि हमने बहुत जल्दी इस पेटेंट को, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को पेटेंट करवा देना है, तो अभी तक का उस पर जितना भी खर्चा हुआ है उस पर्टिकुलर इनटेंजिबल एसेट को डेवलप करने का, वो हम कहाँ शो करेंगे? इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। नाउ ए पॉइंट फिक्स्ड एसेट्स हम कर चुके हैं, बी पॉइंट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन की इन्वेस्टमेंट्स आपने की है कहीं दूसरी कंपनीज के शेयर्स में, डिबेंचर्स में, जहां भी, वो सारे पॉइंट्स हम यहाँ शो करेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। डेफर्ड टैक्स एसेट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर डेफर्ड टैक्स एसेट का नेट बैलेंस डेबिट है तो हम उसको नॉन करंट एसेट में शो करते हैं, और अगर क्रेडिट है तो नॉन करंट लायबिलिटीज में शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कंपनी ने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लंबे दौर के लिए कहीं उधार दिया हुआ है किसी को, तो वो कहाँ शो किया जाएगा? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। और इसके अलावा अदर नॉन करंट एसेट्स, अगर कोई और भी पॉइंट्स हैं जो ऊपर हमने कहीं भी किसी नॉन करंट एसेट की हेडिंग में नहीं शो किए, तो वो कहाँ शो किए जाएंगे? अदर नॉन करंट एसेट्स में। चलिए अब देखते हैं करंट एसेट्स हमारे पास क्या है। करंट एसेट बेसिकली एक एसेट का नेचर करंट कब होता है? व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड to be realized in the company's normal operating cycle। जब उस एसेट से हमें पैसा कैश रिसीव हो जाना है, हमने उसको कैश में रियलाइज करवा लेना है इन दी कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, तो हमारी वो एसेट करंट नेचर की है। सबसे पहले हमारे पास क्या पॉइंट है? करंट इन्वेस्टमेंट्स। देन बी पॉइंट है हमारे पास इन्वेंट्री, स्टॉक है, रॉ मटेरियल का भी हो सकता है जो क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है, फिनिश गुड्स का नेचर भी हो सकता है। तो हम क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर शो करेंगे अंडर द हेडिंग इन्वेंट्रीज। ट्रेड रिसीवेबल्स, यस बेटा, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है? अर्लियर वी यूज्ड to have the term debtors. So trade receivables क्या है? Amount due on account of goods sold or services rendered. तो हम वो अमाउंट कहाँ शो करेंगे? हमने क्रेडिट पर गुड्स बेचे हैं, हम अमाउंट शो करेंगे अंडर द हेडिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, यस, कैश इन हैंड है, यहाँ शो होगा। बैंक में पड़ा है पैसा तो भी इट विल बी शोन अंडर द हेडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। तो कैश इक्विवेलेंस क्या है? दीज आर हाईली लिक्विड एसेट्स व्हिच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, और कोई लॉस नहीं है उसको कन्वर्ट करने में, तो कैश इक्विवेलेंस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, थोड़े ड्यूरेशन के लिए आपने किसी को उधार दिया है, कोई एडवांसेस, यस, कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस इन एडवांस आपने पेमेंट की है, तो आप कहाँ शो करेंगे? अंडर द हेडिंग शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एंड अदर करंट एसेट्स, ऐसी एसेट्स जो ऊपर वाले 5 पॉइंट्स में हमने नहीं शो की, वो कहाँ लिखा जाएगा? अदर करंट एसेट्स में। सो यस बेटा जी, एक बार दोबारा से ये वाले पॉइंट्स हम रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली बैलेंस शीट जब आप बनाते हैं तो आपके पास फर्स्ट मेन पॉइंट आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज की हेडिंग में हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है शेयर होल्डर्स फंड्स। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड पॉइंट इज नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड फोर्थ पॉइंट इज करंट लायबिलिटीज। इन 4 पॉइंट्स का हम टोटल करते हैं। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड साइड हमारे पास
एसेट्स के पॉइंट्स में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है नॉन करंट एसेट्स, फर्स्ट मेन हेडिंग, एंड सेकेंड पॉइंट इज करंट एसेट्स। और हम इन दो पॉइंट्स का टोटल करेंगे। तो उम्मीद है मुझे आपको बैलेंस शीट का परफॉर्मा क्लियर होगा।